लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी। और साइड में मैंने देखो अपडेट कर रखे है, आयरन वाज डिस्कवर्ड, आयरन की खोज की गई ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और मेघालय, ये एरिया बता रखा है। ठीक है, अराउंड 1000 बीसी आयरन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द टू प्लेसेस इन वेस्टर्न यूपी, अतरंजी खेड़ा एंड जखेड़ा। वेस्टर्न यूपी में दो क्षेत्र थे, जिन दोनों क्षेत्र से लगभग 1000 बीसी के आसपास आयरन की खोज की गई, लोहे की खोज की गई। विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन ए न्यू एरा असर्ड इन, इस लोहे की खोज से एक नई युग का आरंभ हुआ। विद द हेल्प ऑफ आयरन दे क्रिएटेड वेरी गुड क्वालिटी टूल्स, लोहे की सहायता से उन्होंने बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले औजारों का निर्माण किया। विच फैसिलिटेड इन क्लियरिंग द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द गंगा यमुना वैली, जिस लोहे के औजारों ने गंगा यमुना घाटी में जो घने जंगल थे उनको साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो साफ होने लग गए थे लोहे के औजारों से। नाउ अ वेरी फर्टाइल लैंड वाज अवेलेबल ऑन विच पीपल स्टार्टेड एग्रेसिव एग्रीकल्चर, अब एक बहुत ही उपजाऊ भूमि लोगों के पास थी जिन पर उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव एग्रीकल्चर, बहुत बड़ी मात्रा में कृषि करना शुरू कर दिया था। फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड, इस समय के बाद दे एंटर्ड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये जो लोग थे लेटर वैदिक पीरियड वाले जो लोग थे वो देश के अन्य भागों में भी चले गए। विच आर एज फॉलोज, कौन कौन से भागों में चले गए? ब्रह्मवर्त में चले गए जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, आर्यवर्त में चले गए जो नॉर्थर्न पार्ट बोला जाता है, ब्रह्मऋषि में चले गए गंगा यमुना वैली में, और मध्य देश में चले गए जिसको सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, लोहे के औजार जैसे ही मिल गए लोगों ने फैलना शुरू कर दिया। All this information about later Vedic period can be traced from the Vedic texts like Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda, and also extended text of Veda, Brahman, Aranyak, Upanishad। ये जो भी लेटर वैदिक पीपल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो वैदिक साहित्य से मिल रही है, खोजी जा सकती है, जिसमें यजुर्वेद शामिल है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इनसे हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। और इनसे जो एक्सटेंडेड टेक्स्ट हैं, विस्तृत जो साहित्य लिखा गया, जैसे वेदा लिखे गए हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इनसे भी हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य थे, द गंडक रिवर इज मेंशन एज सदानीरा, उसमें गंडक रिवर को सदानीरा के नाम से मेंशन किया गया है। इकोनॉमी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी क्या थी? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एग्रीकल्चर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, इस समय एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई थी। एंड सो एज द लैंड, और उसी प्रकार से लैंड, जमीन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी। द इंपोर्टेंस ऑफ लैंड वॉज हाईलाइटेड फ्रॉम द टर्म राष्ट्र, राष्ट्र शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इस शब्द से हम जमीन के महत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। मेंशन इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो राष्ट्र शब्द लेटर वैदिक टेक्स्ट में मेंशन किया गया। कैटल बिकेम द सेकंड इंपोर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ, कैटल जो थी, गाय जो थी, वो अब दूसरी महत्वपूर्ण इकोनॉमिक वेल्थ बन गई थी। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ये सबसे महत्वपूर्ण वेल्थ थी, अब ये दूसरी महत्वपूर्ण बन गई थी। इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज कौन सी थी? महत्वपूर्ण कृषि वस्तुएं कौन सी थी? वीट, वीट को गोधुमा बोला जाता था, राइस को व्रीही बोला जाता था, बार्ले को युवा बोला जाता था। ठीक है, राइस को क्या बोला जाता था? व्रीही। ठीक है, देयर वाज नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय भी टैक्स का कोई औपचारिक प्रणाली नहीं थी टैक्स की। एंड पीपल वॉलंटरली कंट्रीब्यूटेड टू द राजन इन द फॉर्म ऑफ बाली और भागा, इस समय भी जो लोग थे वो राजा को बाली और भाग के रूप में अपनी इच्छा पूर्वक ही योगदान देते थे। आर्यंस न्यू अबाउट द गोल्ड, आर्यंस जो लोग थे वो लोग गोल्ड के बारे में जानते थे, सोने के बारे में। इनिशियली, शुरू में, प्रारंभ में, दे मेंशन गोल्ड एज अयस, उन्होंने सोने को शुरू में अयस कह करके पुकारा, एंड लेटर एज निस्सक, और बाद में इसको निस्सक कह करके, निस्क कह करके पुकारा था। सबसे पहले राष्ट्र शब्द का यूज किया गया लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, फर्स्ट टाइम राइस जो है वो जापान में, सेकेंड टाइम ये यांगसी काम रिवर है चाइना में, वो उसके किनारे इसकी खेती हुई। थर्ड टाइम जो ये थे इसमें इंडिया में हुई थी। ठीक है, नैनी क्षेत्र में। ठीक है, अयस बोला जाता था, पहले सोने को अयस बोला था लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे उसमें, और उस बाद में अयस अयस को निस्क बोला जाने लगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने एक बार इकोनॉमी में बताना?
हाँ। जैसे जो वीट था उसको गोधूम गोधूम कहा गया। और सेकंड इम्पोर्टेंट वेल्थ क्या थी? कैटल थी। इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद तो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था, तो ऋग्वेद से तो अर्ली वैदिक पीरियड की ही जानकारी मिलेगी, उससे बाद की जानकारी थोड़ी ना मिलेगी। मैं कोई बुक लिख दूं और उससे फ्यूचर की जानकारी थोड़ी ना मिलेगी। सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और जो दूसरे भी एक्सटेंडेड टेक्स्ट थे, ठीक है, वेदास, अरण्यक, ठीक है, इनसे इनकी जानकारी मिलती है। और भी वेद हैं, उपनिषद हो गए, जैसे उपनिषद का मतलब होता है किसी गुरु के समीप बैठना। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। और लोहा कहाँ से खोजा गया था सबसे पहले? दो स्थानों पर वेस्टर्न यूपी में थे वो, रंजी खेड़ा और जखेड़ा। झरिया जखेड़ा, झारिया, झारिया तो उसमें कोल माइंस है, ठीक है। और एक और दिमाग में घूम रही इंफॉर्मेशन, सोने को क्या बोलते थे वो? निस्क निसक तो बाद में बोला था, इससे पहले क्या बोला था? अयस, अयस ठीक है। और राजन शब्द सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में यूज हुआ। सबसे पहले चावल की खेती कहाँ हुई? जापान में। दूसरी बार कहाँ हुई? चीन। चीन, यांगसी रिवर जो है। और तीसरी बार मतलब इंडिया में, तीसरे स्थान पर इंडिया में थी। पॉलिटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड देखते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द पास्ट पोस्ट ऑफ राजन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। राजा का जो पद था वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया था। बट द अर्लियर पॉलिटिकल असेंबलीज, लेकिन जो पहले पॉलिटिकल असेंबली होती थी जैसे सभा एंड समिति, लोस्ट खत्म हो गई, सभा और समिति खत्म हो गई। एक और समिति थी जिसका नाम था, क्या नाम था? विदत, ठीक है। देयर फॉर्मर रिलीवेंस एंड विदत कंप्लीटली डिसअपियर्ड। सभा और समिति ने अपनी पहले की रिलीवेंस खो दी जो इंपॉर्टेंट थी, और विदत कंप्लीटली डिसअपियर होगी। समझे इस बात ने? सभा और समिति नहीं खोई, ओनली विदत खोई थी, लेकिन सभा और समिति ने अपने पहले जो उसकी महत्व था वो महत्व खो दिया था उसने, ठीक है। नाउ राजन वाज असिस्टेड बाय प्रीस्टली क्लास। अब राजा की सहायता प्रीस्टली क्लास के द्वारा की जाने लगी, हु बिकेम वेरी इन्फ्लुएंस। जो प्रीस्टली क्लास काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली बन गए थे, पुरोहित वर्ग। टू कन्फर सुप्रीम पावर्स टू द राजन, राजन को सबसे सुप्रीम पावर कन्फर करने के लिए, देने के लिए, ब्राह्मण्स इनिशिएटेड सेवरल सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स। ब्राह्मण लोगों ने बहुत से बलिदानी रिचुअल्स की शुरुआत कर दी थी। विच आर एज फॉलोज। कौन कौन से बलिदानी रिचुअल्स थे वो निम्नलिखित हैं। राजसूई की शुरुआत हुई लेटर वैदिक पीरियड में। इट वॉज ए कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, यह एक कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी थी, वेर राजन वाज चोजन, जब एक राजा को चुना जाता था, एंड आफ्टर हिज एलिवेशन, और उसके एलिवेशन के बाद, टू थ्रोन, जब उसे राजगद्दी पर बैठा दिया जाता था, सम एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, कुछ एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। यह था राजसूय यज्ञ, ठीक है। वाजपेयी, वाजपेयी की भी शुरुआत करती थी। वाजपेयी का मतलब क्या है? पेय, पेय का मतलब क्या था? ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, वाज, वज्र, ठीक है, बल, ताकत, ठीक है, ताकत के लिए स्ट्रेंथ क्या है। दिस सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड टू विन द ट्रस्ट ऑफ पीपल, लोगों का विश्वास जीतने के लिए इस समारोह का आयोजन किया जाता था। इन द सेरेमनी, इस सेरेमनी में, इस समारोह में, चैरियट रेस वाज ऑर्गेनाइज, ठीक है, रथों की दौड़ ऑर्गेनाइज की जाती थी। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द स्पोर्ट, एंड ऑफ स्पोर्ट इवेंट, और इस खेल इवेंट के खत्म होने के बाद, ए फ्री फीस्ट वाज थ्रोन टू पीपल, लोगों को एक फ्री में फीस्ट दी जाती थी, ठीक है, दावत दी जाती थी। ये स्पोर्ट्स इवेंट थी, चैरियट रेसिस हो गई थी। अश्वमेधा, अश्वमेधा देखो क्या है। दिस सेरेमनी वाज मेंट टू इंक्रीज द टेरिटरी, इस समारोह का मतलब था कि वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना चाहते थे, ठीक है। ए ब्रूइज्ड हॉर्स, ब्रूइज्ड हॉर्स का मतलब एक घोड़ा जिसको घायल किया जाता था, वाज लेट लूज, उसको छोड़ दिया जाता था, अलोंग विद द फ्लैग ऑफ द किंगडम, ठीक है, राज्य के झंडे के साथ उसको छोड़ दिया जाता था, उसको घायल वगैरह करके। टू वेंचर इनटू द अदर टेरिटरी, दूसरी राजाओं की टेरिटरी में घुसने के लिए छोड़ दिया जाता था। इफ द किंग ऑफ द अदर टेरिटरी, यदि दूसरे राज्य का राजा कैप्चर्स द हॉर्स, घोड़े को कैप्चर कर लेता था, बंदी बना लेता था, देन ही नीडेड टू फाइट ए बैटल विद अश्वमेधा किंग,
तब उस राजा को उस घोड़ा छोड़ने वाले अश्वमेधा राजा से युद्ध करना पड़ता था। एंड हुएवर टर्न्स विक्टोरियस, और जो कोई इसमें विक्टोरियस होता था, विजेता होता था, विल कंट्रोल ऑल द टेरिटरी, वो उस टेरिटरी को कंट्रोल करता था। बट इफ द हॉर्स वाज नॉट कैप्चर्ड, यदि उस घोड़े को कैप्चर नहीं किया जाता था, इट मीन्स दैट अदर्स हैव एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ अश्वमेधा किंग। इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेधा किंग, जिसने घोड़े को छोड़ा है, उन्होंने उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया है। ऑन द 40th डे, 40वें दिन, द सेरेमनी हॉर्स वाज ब्रोट बैक, उस घोड़े को वापस लाया जाता था टू द किंगडम, राज्य में, एंड इट वाज सैक्रिफाइस, उसकी बलि दी जाती थी, अलोंग विद 21 स्टेराइल काउज, 21 स्टेराइल काउज के द्वारा। ठीक है, स्टेराइल काउ का मतलब इनफर्टाइल, बांझ जो गाय होती है, उनकी बलि दी जाती थी। एंड 600 बुल्स, और 600 बुल्स की बलि दी जाती थी, बैलों की बलि दी जाती थी। ठीक है, यही सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने पढ़ी है साइड में लिखी हुई है ऐसे ऐसे। ठीक है, नो नीड टू रीड इट। ठीक है, तो बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है। ये था क्या? पॉलिटी। पॉलिटी में क्या पढ़ा हमने, बताओ। इसमें तो ये सब में युद्ध पड़ा। राजा की सहायता किसके द्वारा की जाती थी? प्रिस्टली क्लास के द्वारा, पुरोहित वर्ग के द्वारा, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गए थे उसमें। ठीक है, और अब उन्होंने राजा को सुप्रीम पावर कन्फर करने के लिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया था? अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स को शुरू कर दिया था, जिसमें से 3 हमने पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? एक तो हमने पढ़ा था अश्वमेधा, दूसरा हमने पढ़ा वाजपेय, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? नाम बताओ तीसरे का। राजसूय। ठीक है, राजसूय को हमने पढ़ा था। अच्छा, वाजपेयी में क्या होता है? वाजपेयी यज्ञ जो होता था वो लोगों का विश्वास जीतने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था, कंडक्ट किया जाता था। ठीक है, वज्रपेय में, राजसूय, राजसूय ना, वज्रपेय में, इसमें ड्रिंक दी जाती थी लोगों को। ठीक है, और घोड़ों की रेस होती थी, रेस जैसे खत्म हो जाती थी लोगों को फ्री फिस्ट दी जाती थी। और अश्वमेधा में क्या होता था? अश्वमेधा में एक घोड़े को घायल करके छोड़ दिया जाता था, जिस घोड़े के ऊपर उसकी राजधानी का झंडा होता था, और जिस जिस क्षेत्र में घोड़ा जाता था, वो अगर उस घोड़े को कोई बंदी बना लेता था तो राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर ऐसे ही छोड़ देता था तो इसका मतलब होता था कि उन्होंने राजा की सुप्रीमेसी को स्वीकार कर लिया है। 40वें दिन घोड़े को वापस लाया जाता था और उस घोड़े की बलि दी जाती थी। ठीक है, और 600 उनकी बलि दी जाती थी। 21 अनफर्टाइल जो गाय हैं उनकी बलि दी जाती थी। हमने इसके बारे में ये पढ़ा। सबसे पहले राजन शब्द किस में यूज हुआ? कौन से पीरियड में? लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी कहां से मिलती है? इनको सुना करो ध्यान से। सोसाइटी देखो, सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इट हैज बीन मेंशन, ये मेंशन किया गया है, टू डिवाइड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, इनटू 4 वर्णास। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह मेंशन किया गया है कि जन्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा जाए। ठीक है, इन द पुरुषोक्ति द रीजन ऑफ दिस डिवीजन इज मेंशन, पुरुषोक्त मंडल में इस बंटवारे का भी वर्णन किया गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल में पुरुषोक्त मंडल ही है ये, इसका बंटवारा किया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, पहला वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। दे एमर्ज फ्रॉम द माउथ ऑफ प्रीमिवल मैन, आदि ब्रह्मा। जो ब्राह्मण लोग हैं वो प्रीमिवल मैन, जिसको आदि ब्रह्मा बोला जाता है, उसके मुंह से पैदा हुए हो। क्षत्रिय, दे एमर्ज फ्रॉम द चेस्ट एंड शोल्डर्स ऑफ आदि ब्रह्मा, वे आदि ब्रह्मा की छाती और शोल्डर्स, कंधों से पैदा हुए थे। तीसरा वैश्य, वो जांग से पैदा हुए थे। शूद्रा, वो पांव से पैदा हुए थे। इस हिसाब से उसके वर्णों को बांटा गया है कि सबसे कम या सबसे जो लोअर क्लास थी, लोअर वर्ण होता था, उसको हम शूद्र बोलते थे, और सबसे हाई जो वर्ण होता था उसको ब्राह्मण बोलते थे। समझ गए? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 2 to 7 अर्ली वैदिक पीरियड में लिखे गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्ली वैदिक पीरियड में।
10 मंडल है, लेकिन पहला 8वां 9वां और 10वां लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए और 10वें में ही वर्णा सिस्टम आया है। तो हम कह सकते हैं कि 10वां मंडल लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है, तो लेटर वैदिक पीरियड में ही वर्ण सिस्टम था। समझ गए? Though the position of women was not very bad at this point of time, but it started deteriorating. हालांकि इस समय महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति अब बुरी होना शुरू हो गई थी। विधता कंप्लीटली डिसअपियर्ड, विधता जो थी वो कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी थी, क्योंकि विधता में महिलाएं भी तो भाग लेती थी, और कौन सी असेंबली में भाग लेती थी, सभा में और उसमें समिति में नहीं लेती थी। नहीं लेती थी। तो विधता कंप्लीटली डिसअपियर हो गई थी एंड वुमेन वर एविक्टेड फ्रॉम द असेंबली ऑफ सभा। और जो औरतें थी उनको जो सभा थी उससे एविक्ट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। अब उनका पार्टिसिपेशन किसी भी सभा में नहीं रहा। जिसमें था वो खत्म हो गई, जिसमें बची हुई थी उसको वो वहां से निकाल दिया, और सभा और समिति ने अपनी इंपोर्टेंस खो दी। वुमेन वर स्टिल अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल डिस्कोर्सेस। महिलाओं को अनुमति थी कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। द ग्रेट एग्जाम्पल इज द इंटेलेक्चुअल डिबेट बिटवीन ऋषि यज्ञवल्क्य एंड विदुषी गार्गी। जो सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता का जो उदाहरण है वो ऋषि यज्ञवल्क्य का और विदुषी गार्गी के बीच जो विवाद हुआ है उसका है। ठीक है, विदुषी गार्गी से हमें पता चलता है कि जो महिलाएं हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। देयर वॉज नो इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय चाइल्ड मैरिज का कोई भी इंस्टेंस नहीं है, कोई उदाहरण नहीं मिल पाता। द गांधर्व विवाह वाज फ्राउंड अपॉन। गांधर्व विवाह की ओर फ्राउंड अपॉन किया गया। लोग माथे पर शिकन डाल करके गांधर्व विवाह की ओर देखने लगे थे, मतलब उसकी आलोचना होने लगी थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड द आइडियल मैरिज वाज चूजन बाय पेरेंट्स। और उसको आइडियल मैरिज माना जाता था जो लाइफ पार्टनर माँ बाप के द्वारा चुना जाता था, माता पिता के द्वारा। इनके अंदर ध्यान से देना है। आप ये देखो कि मैंने हर 3-4 लाइन के बाद एक नया पैसेज शुरू कर रखा है, और जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने उनको अंडरलाइन भी कर रखा है। ये आंसर राइटिंग में आपको मेंशन करना है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनको अंडरलाइन करना, हर 3-4 लाइन के बाद एक नया पैरा शुरू करना। At this point of time, the Brahmins came up with the idea of Gotraj, which means the lineage from a common ancestor. इस समय ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने गोत्र की शुरुआत कर दी। गोत्र का मतलब होता है एक ही पूर्वज के लीनियज, कॉमन पूर्वज, मतलब जिनका एक ही पूर्वज हो और वो एक ही पूर्वज की संतान हो। ठीक है, गोत्र। वैसे गोत्र का मतलब ये होता है कि जहां पर गायों को एक साथ बांधा जाता था, एक कम्युनिटी की गायों को, उनको गोत्र का नाम दिया गया। और यह गोत्र के नाम जो है वो एक ऋषि के नाम पर, मतलब एक एक ऋषि है उनका, उस ऋषि की संतान उन सबको माना जाता है, वो गोत्र है। ठीक है, ब्राह्मण्स आल्सो एडवाइज्ड एक्सोगेमी ऑफ गोत्रा इन द मैटर ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ब्राह्मणों ने गोत्र के संबंध में एक्सोगेमी का भी उदाहरण पेश किया वैवाहिक संबंधों में। अगर किसी को विवाह करना है तो गोत्र से बाहर करेगा, वो एक्सोगेमी होगी। एक्स मीन आउट, गैमी मीन्स होता शादी, एक्सोगेमी गोत्र से बाहर शादी करेंगे, वो एक ही गोत्र के साथ शादी नहीं करेंगे। दे आल्सो इलेबोरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ 16 संस्कारास। उन्होंने 16 संस्कारों के कॉन्सेप्ट को भी इलेबोरेटेड किया, विस्तृत किया। फॉर एग्जाम्पल व्रत संस्कार, छठी गाया करें जो, नामकरण संस्कार, हवन वगैरह, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या है? शिक्षा ग्रहण करने से पहले जब शिष्य को गुरु के द्वारा ले जाया जाता है तो उस शिष्य को एक मतलब राजघराने के परिवार की तरह नहीं, एक कॉमन बच्चा बन करके जाना होता है। ठीक है, तो वो उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में जनेऊ बांधी जाती है। ठीक है, विवाह संस्कार हो गया, एटसेट्रा। द उपनयन सेरेमनी, जो उपनयन सेरेमनी होती थी, साक्रेड थ्रेड सेरेमनी बोलते हैं इसको, साक्रेड थ्रेड जनेऊ को बोलते हैं। ठीक है, ये सेरेमनी थी ओनली ब्राह्मण्स के लिए थी, केवल ब्राह्मण लोगों के लिए थी। क्षत्रिय एंड वैश्याज के लिए थी। वर एंटाइटल टू उपनयन संस्कार। क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण उपनयन संस्कार धारण कर सकते थे, जनेऊ बांध सकते थे। एज दे वर कंसिडर्ड एज द्विज, क्योंकि उनको द्विज समझा जाता था। ठीक है, 2 कंजिक्यूटिव बर्थ माने जाते थे उनके, 2 कंजिक्यूटिव बर्थ, कि उनका जन्म दोहरा जन्म हुआ है। ठीक है, आश्रम सिस्टम, इसमें एक लाइन नहीं आई, वो याद रखना है कि इसमें शूद्रों को नहीं अधिकार था।
उपनयन संस्कार। आश्रम सिस्टम स्टार्टेड टू एमर्ज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय आश्रम सिस्टम की शुरुआत होने लगी। द फर्स्ट 3 सिस्टम ऑफ आश्रमाज वर कंसोलिडेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पहले 3 आश्रम के सिस्टमों को इस समय ठोस रूप प्रदान किया गया था। कौन कौन से 3 आश्रम थे? विच आर एज फॉलोज, वो ऐसे थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, स्टडी पीरियड होता था एंड ऑब्स्टेनिंग फ्रॉम फिजिकल प्लेजर से, सांसारिक मोह माया से, दुख से, आनंद से दूर रहना था। और स्टडी पीरियड होता था, मन लगा करके पढ़ाई करनी होती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में 25-25 वर्ष में बांटे गए थे, इसमें लिखा हुआ नहीं, याद रखना है। गृहस्थ आश्रम, ठीक है, मैरिज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हाउस होल्ड लाइफ, यह गृहस्थ आश्रम होता था, इसमें शादी करनी होती थी, ठीक है, अपना परिवार बसाना होता था। वानप्रस्थ आश्रम होता था, पार्शियल रिटायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग हायर नॉलेज प्राप्त करने के लिए पार्शियल रिटायरमेंट ली जाती थी इसमें, परिवार से, गृहस्थ से, ठीक है। संन्यास, द लास्ट वानप्रस्थ ये हो गया, संन्यास लास्ट स्टेज होती थी आश्रम की, ठीक है। ये पहले 3 आश्रम कंसोलिडेटेड किए गए थे इस टाइम पे। द लास्ट स्टेज होती थी, नॉट फुली डेवलप्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी, बट इट गॉट कंसोलिडेटेड आफ्टर द लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा के जीवन के बाद संन्यास आश्रम को कंसोलिडेटेड किया जाने लगा धम्म के माध्यम से, ठीक है। क्या पढ़ा हमने सोसाइटी इसमें बताना? 10 मंडल पढ़ी, वेरी गुड। हाँ, पहले मंडल में क्या पढ़ा? ऋग्वेद में 10वां मंडल है, पुरुषोक्त मंडल। उस पुरुषोक्त मंडल में जन्म के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया, ये पढ़ा हमने। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, तीसरा वैश्य व्यापार करते थे लोग, उनको आया है। और चौथा शूद्र कहाँ से पैदा हुए? आदि ब्रह्मा के पैरों से। और वैश्य जांघों से। और क्षत्रिय कंधे और छाती से। और ब्राह्मण मुख से, ठीक है। तो जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें ऋग्वेद के कौन कौन से मंडल लिखे गए? फर्स्ट, 8th, 9th, 10th। हाँ, और 10th मंडल में पुरुषोक्त मंडल है, ठीक है। और क्या पढ़ा? विवाह, जो महिलाओं की कोई भी भागीदारी नहीं, जिसमें महिलाओं की जो स्थिति थी वो खराब होने लग गई थी, उन्हें सभा से निकाल दिया गया था, विद्युत वैसे ही खराब वो हो चुकी थी। और उपनयन संस्कार, जो ये हाँ। बच्चे के जन्म के ऊपर 16 संस्कार का कॉन्सेप्ट भी उसके द्वारा दिया गया। गोत्रा का सिस्टम भी यहाँ दिया गया था। उपनयन संस्कार बताए गए थे कि शूद्रों को अलाउड नहीं होता था, केवल क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को और वैश्यों को अलाउड होता था ये, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? आश्रम सिस्टम को कंसोलिडेटेड किया गया, लेकिन पहले 3 आश्रम को कंसोलिडेटेड किया गया। चौथा आश्रम जो था वो बुद्धा के समय कंसोलिडेटेड हुआ। चौथे आश्रम का नाम क्या है? संन्यास आश्रम। पहले आश्रम का नाम क्या है? उसमें क्या क्या होता था? इसमें एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन गाइड की जाती थी और फिजिकल प्लेजर से दूर होने के लिए बोला गया, ठीक है। ये तो लिखा हुआ आगे, देख के बताया है, चीटिंग होगी तो। रिलीजियस प्रैक्टिस को देखो। रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती थी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड में? द अर्ली वैदिक गॉड्स लाइक इंद्र, अग्नि, वरुण एटसेट्रा लॉस्ट देयर फॉर्मर रिलेवेंस। पहले जो उनको महत्व दिया जाता था, इंद्र को, अग्नि को, वरुण को, उनको अब महत्व नहीं दिया जाने लगा। पहले क्या महत्व मिलता था इंद्र को? वर्षा का देवता। और क्या बोला जाता था उसको? दूसरा नाम बताओ वर्षा का देवता। और पुरंदर, ठीक है, किले तोड़ने वाला जिसको। और इंद्र का कितनी बार मेंशन हुआ? मोर देन 250। अग्नि का 200। वरुण कौन सा देवता था? गॉड ऑफ वाटर, ठीक है। कौन कौन सी देवियों की पूजा होती थी? अदिति, सावित्री, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या दे रखा है। अब उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस को दी थी देवताओं ने, गॉड्स ने। नाउ प्रजापति क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। और ब्रह्मा बिकेम द मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड। प्रजापति गॉड वो मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ विष्णु एंड रुद्रा, विष्णु और रुद्र का जो कॉन्सेप्ट था, अवधारणा जो थी, गॉड कंसोलिडेटेड, वो ठोस बन गई थी। एंड पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग देम, और लोगों ने विष्णु की और रुद्रा की पूजा करना शुरू कर दी थी। द जनरल मोड ऑफ वर्शिप वाज थ्रू
प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस फॉर मटेरियल गेन्स। मटेरियल गेन्स करने के लिए जो पूजा की जाती थी वो प्रेयर के माध्यम से की जाती थी, सेक्रीफाइस दिया जाता था, बलि दी जाती थी, बलि प्रथा प्रचलित हो गई थी। At this point of time, one new stream emerged in the society which rejected the sacrifice ritual. इस समय एक नई धारा समाज में उभर करके सामने आई, जिस धारा ने जो बलि प्रथा थी उसको रिजेक्ट कर दिया। They emphasize on spiritualism. इस धारा ने अध्यात्म पर बल दिया and said that the objective of worship, और उसने कहा कि पूजा करने का जो उद्देश्य है वो should be spiritual gain, उसका आध्यात्मिक प्राप्ति होना चाहिए rather than material gain, बल्कि material gain के बजाय आध्यात्मिक प्राप्ति होना चाहिए। ठीक है, ये राइज ऑफ 16 महाजनपदा है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में 2014 में, GS 1 में आया था ये। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज of the world with which were associated a number of renowned learned personalities of different disciplines. Its strategic location could cause its fame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered as a university in the modern sense. Discuss. बता कंपैरिजन करना है दोनों में, और साथ साथ हमें ये भी बताना है कि जो नालंदा है, ठीक है, नालंदा जो है वो और जो दूसरी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसमें कंपैरिजन करके मॉडर्न बताना कि मॉडर्न वे कौन सा फॉलो करता है। ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विल बी डन इन आर्ट एंड कल्चर। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा जाएगा, वो आर्ट एंड कल्चर जब करेंगे उसमें आएगा वो। एनी क्वेश्चन? इसमें आंसर भी बता रखा है, नॉट मॉडर्न लाइक नालंदा। नालंदा के लिए नालंदा की तरह तक्षशिला यूनिवर्सिटी मॉडर्न नहीं थी। क्यों? ठीक है, और ये विद्वान बता रखे हैं, कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है, सुरहुत हो गया, नागार्जुना हो गया, आर्यभट्ट हो गया, ठीक है, ब्रह्मगुप्ता हो गया। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, और राइज ऑफ महाजनपदा वी विल डिस्कस टुमारो।